मैं आशुतोष कौशिक, सहायक आचार्य विधि, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज आपको भारतीय दंड संहिता का इंट्रोडक्टरी जो पार्ट है उस इंट्रोडक्टरी पार्ट को आपको आज पढ़ाऊँगा। तो इंट्रोडक्शन के अंतर्गत सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि किसमें कितनी धाराएं हैं। तो 511 धाराएं हैं। कितने अध्याय हैं? तो इसमें 23 अध्याय हैं। कहाँ लागू है? संपूर्ण भारत पर इसको लागू किया गया है। और कैसी विधि है? तो यह मौलिक विधि है। मौलिक विधि क्या होती है? मौलिक विधि वह विधि होती है जो किसी अपराध का संरचन यानी अपराध का निर्माण करती हो। तो अब इस अपराध का निर्माण हो गया। अब इस अपराध को हम किस प्रकार से इसको अपराधी को सज़ा दिलाएं, तो उसके सिद्धांत हमारे एडजेक्टिव लॉ में हैं, जो एविडेंस एक्ट है, और हमारा उसका CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 जिसको हम कहते हैं। IPC में सबसे पहले सेक्शन 1 में है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ द कोड, यानी कि नाम और उसका प्रवर्तनीकरण। तो कोई सा भी एक्ट होता है उस एक्ट का एक प्रस्तावना होता है। तो प्रस्तावना मैंने आपको बता दिया कि भारतीय दंड संहिता की जो प्रस्तावना है वो है अपराध को रोकना, प्रिवेंट करना। ये भारतीय दंड संहिता की प्रस्तावना है। 6 अक्टूबर 1860 को इसको स्वीकृति प्राप्त हुई थी और 1 जनवरी 1862 से इसको लागू किया गया था। इसके अंतर्गत है कि यह भारतीय दंड संहिता में जो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट क्या है? इसका ऑब्जेक्ट यही है कि भारत के लिए एक साधारण दंड संहिता का निर्माण करना। और दंड संहिता का निर्माण करने का ऑब्जेक्ट एक ही है कि कौन से कार्य को हम अपराध माने और कौन से कार्य को अपराध नहीं माने। सेक्शन 1 पूरा हो गया। सेक्शन 2 में है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि है भारतीय दंड संहिता के अनुसार विचारण का पात्र होगा यदि उसने भारत के अंदर रहते हुए किसी प्रकार का कोई आपराधिक कार्य किया। यानी सेक्शन 2 में बताया है भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए दंड। तो सेक्शन 2 में भारत के भीतर किए गए अपराध के लिए दंड में है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कि है कि वह इस कार्य का दोषी होगा जो इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल जो कि है कि वह कार्य करेगा या कार्य करने का वह लोप करेगा। तो सेक्शन 2 इंटरनल जो ज्यूरिसडिक्शन है, आंतरिक जो अधिकारिता है, वो आंतरिक अधिकारिता से संबंधित जो कि है कि सेक्शन 2 के अंतर्गत जो दिया गया है कि आंतरिक अधिकारिता। लेकिन अब इसमें कुछ प्रिविलेज है। अनुच्छेद 361 भारतीय संविधान भी कुछ प्रिविलेज देता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक, उपराज्यपाल या किसी विदेशी राजदूत या किसी विदेशी शत्रु आदि अन्य व्यक्तियों को कुछ जो कि है कि उनको इम्यूनिटी डिस्चार्ज प्राप्त है कि यदि वो पकड़े जाते हैं तो उनको पद पर रहते हुए उन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो कि है कि नहीं होगी। उस अवस्था के अंतर्गत ये थोड़ा सा एक भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो प्रावधान है जो कि किया गया है। अब सेक्शन 3 के अंतर्गत आता है भारत से बाहर लेकिन भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय व्यक्तियों के लिए दंड। यानी कि भारत का कोई भी नागरिक यदि कोई वह कार्य करता है भारत से बाहर तो वह भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो कि दंडनीय होगा। तो जहाँ सेक्शन 2 है वो भारत के नागरिक के लिए लागू होता है
लेकिन सेक्शन 3 भारत के नागरिक के अलावा अन्य व्यक्ति के लिए भी लागू है। इसमें नागरिक और अनागरिक की जो सीमा है वो हटा दी गई है सेक्शन 3 में। सेक्शन 3 यही कहता है भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय अपराध। तो इसमें है जो व्यक्ति भारतीय दंड संहिता के अनुसार विचारण का पात्र हो वह भारत से बाहर किए गए कार्य के लिए भी ऐसे बरता जाएगा जैसे कि अपराध उस व्यक्ति ने भारत के अंदर ही किया था। ये हमारा भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 3 है। भारतीय दंड संहिता का सेक्शन 4। सेक्शन 2 केवल नागरिक पर लागू है। जो प्रत्येक व्यक्ति सेक्शन 3 में नागरिक का होना जरूरी नहीं है, लेकिन सेक्शन 4 भारत से बाहर किए गए जो अपराध हैं उन अपराधों पर, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार है। टेरिटोरियल जो पार्ट है उससे बाहर का जो एरिया है उस एरिया में अपराध करने वाले व्यक्तियों को दंडित करने का जो प्रावधान है वो करता है सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 के अंतर्गत है भारत से बाहर और भारत से परे किसी स्थान पर भारत का कोई नागरिक भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई पोत या विमान पर किसी व्यक्ति के द्वारा, और कोई व्यक्ति जो भारत से बाहर कोई स्थान है उस भारत से बाहर स्थान में से भारत में स्थित कोई कंप्यूटर सोर्स है उस कंप्यूटर सोर्स को लोकेट करके कोई अपराध कारित करता है। यानी आईटी के जो ऑफेंस होते हैं उन अपराधों के संदर्भ में ये 4 सब क्लोज 3 है। इसको कब जोड़ा गया? तो आईटी एक्ट 2008 का है, मेन एक्ट 2000 का है, लेकिन 2008 में इसमें अमेंडमेंट किया गया था एक्ट में। तो इसको जो कि है कि जोड़ा गया था। अब इसमें सूचना जो प्रौद्योगिकी अधिनियम 2008 है वो 2009 का एक्ट नंबर 10 है। ये हमारे जो कि सेक्शन 4 हो गया। सेक्शन 4 का एक दृष्टांत है वो काफ़ी हद तक स्पष्ट करता है, और उसमें है कि भारत का एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, युगांडा नामक कोई एक देश है, आप युगांडा ले लो या फिर आप अमेरिका ले लो, किसी देश में मर्डर करता है किसी व्यक्ति का, यानी हत्या करता है, तो भारत के किसी भी स्थान में, इंडिया में किसी भी स्थान में वह व्यक्ति पकड़ा जाता है तो वहाँ वह विचारित यानी कि उसका ट्रायल हो सकता है, और ट्रायल होने के साथ उसको कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्धि भी उसकी हो सकती है। तो साधारण शब्दों में कहा जा सकता है भारत का नागरिक भारत से बाहर अगर कोई अपराध करता है तो उसके लिए दंड धारा 4 के अंतर्गत दे रखा है। धारा 3 के अंतर्गत भी यही स्पष्टीकरण दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति हो, एनी पर्सन जो आईपीसी के अनुसार विचारण का पात्र हो तो वह दंडनीय करने का प्रावधान इसके अंतर्गत है। इसमें केस भी बहुत महत्वपूर्ण है। मेजर हैंस जॉर्ज बनाम स्टेट 1965 सुप्रीम कोर्ट, ये सेक्शन 4 का केस है। एक सेक्शन 4 में दूसरा केस भी हमारा है, समरुद्दीन बनाम सहायक प्रवर्तन निदेशक, और ये 1995 का केस है क्रिमिनल लॉ जर्नल का। तो इन सभी केसों के अंतर्गत यही बताया गया था, और इसमें इम्पोर्टेंट सेक्शन 4 के अंतर्गत है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि इंटरनल जूरिसडिक्शन से संबंधित धारा कौन सी है? आंतरिक अधिकारिता, तो सेक्शन 2 आंतरिक अधिकारिता। और फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि एक्सटर्नल जूरिसडिक्शन से संबंधित धारा कौन सी है? तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4। सेक्शन 3 और सेक्शन 4 दोनों आउटसाइड ऑफ द इंडिया, और सेक्शन 2
इंटरनल यानी कि टेरिटोरियल और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। तो टेरिटोरियल में सेक्शन 2 आ जाएगा, 3 और 4 में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल आ जाएगा। तो ये साधारणतः पूछे जा सकते हैं प्रश्न कि आंतरिक अधिकारिता का सिद्धांत कौन से सेक्शन में है और बाह्य अधिकारिता का सिद्धांत कौन से सेक्शन में है। अब हम सेक्शन 5 जो कुछ एक्सेप्शन बताता है वो ये बताता है कि भारतीय दंड संहिता कुछ विधियों पर लागू नहीं होगी, कुछ मामलों पर लागू नहीं होगी। तो अब इसके अंतर्गत है कि भारत सरकार की सेवा के जो सैनिक अफसर, सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक के विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले जो उपबंध हैं उन उपबंधों पर और विशेष विधि और स्थानीय विधि सेक्शन 41 और सेक्शन 42 उन पर भी भारतीय दंड संहिता लागू नहीं होगी। यानी कि उन विशेष विधियों में यदि कोई मामला आता है तो उसको उस विशेष विधि के अनुसार ही निस्तारित जो किया जाएगा। और सैनिक, नौसैनिक और वायुसैनिकों के अभित्यजन और उनके विद्रोह से संबंधित जो केसेज हैं उनमें मार्शल लॉ, कोर्ट मार्शल लॉ जो आर्मी का लॉ है वो लागू होगा। वहाँ हम आईपीसी के अनुसार उनमें विचारण नहीं करेंगे। अब बात आती है कि स्पेशल लॉ है और एक जनरल लॉ है। तो अब हम कौन सी लॉ को लागू करें? तो हमारे हिंदू लॉ में एक सिद्धांत है, कस्टम विल प्रिवेल ओवर टू लॉ, यानी कि प्रथा अगर कोई है तो वह प्रथा या जो रूढ़ी है वह लॉ पर प्रिवेल करेगी। मोटू रामालिंगम का जो केस है वो इसी से संबंधित है हिंदू विधि के अंतर्गत। तो जो कस्टम्स हैं यानी कि जो रूढ़ियाँ हैं वो जो लॉ है, सेटल लॉ है, उस सेटल लॉ के ऊपर भी लागू होती है, यानी उसको प्रवेल करती है। हिंदू लॉ एसटी पे लागू नहीं होता, लेकिन राज्य सरकार यदि अधिसूचना जारी करे, केंद्र सरकार यदि अधिसूचना जारी करे तो आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 के अंतर्गत अधिसूचना जारी होगी और उस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से ही एसटी पर हिंदू लॉ लागू होगा। तो ये लागू क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके कस्टम्स हैं जो लॉ पे प्रवेल कर रहे हैं, जनरल लॉ पे प्रवेल कर रहे हैं, यानी उनकी स्पेशल लॉ आप कह सकते हो। इसके अलावा आपको और बताता हूँ कि कोई कस्टम है और वो हम प्रवेल करवाना चाहते हैं जनरल लॉ के ऊपर, तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है? तो सबसे पहले उसका एंटिक्विटी हो, यानी कि वह पुरानी हो, कंटिन्यूस उसको फॉलो किया जा रहा हो, यानी वो निरंतरता हो उस कस्टम में, अकॉर्डिंग टू लॉ हो, यानी विधि के अनुकूल हो, रीजनेबल हो, यानी तर्कपूर्ण हो, और विधि के विरुद्ध नहीं हो, यानी कि विधि के उपबंधों से वह समानता रखती हो। तो ये हमारी टॉपिक से हटके थोड़ी बात हुई है, वैसे टॉपिक का ही पार्ट है। अब स्पेशल लॉ जैसे अगर आती है, जैसे आपको एक बात और बताता हूँ, जैसे नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 का एनडीपीएस एक्ट है, वो स्पेशली हमारे कोकीन, मार्फिन, हीरोइन, कोडीन, थिवेन, गांजा, अफीम, जितने भी सारे हमारे साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है उनको कंट्रोल करने के लिए काम में आता है। अब यदि जनरल लॉ आईपीसी में अगर उससे रिलेटेड है तो आईपीसी के सेक्शन उसके ऊपर क्या होंगे? ओवरलेप, और वो विधि ही लागू होगी जो विधि स्पेशल है। तो यहाँ स्पेशल लॉ अगर कोई है, जैसे हमारी मेडिकल रेजिस्टेंस ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट MRTP एक्ट 1971 का है, उसके बाद में हमारे 1994 का PCPNDT एक्ट, प्री नेटल डायग्नोस्टिक सब्सटेंस एक्ट, जो PCPNDT एक्ट है उसका मतलब होता है कि गर्भ की अंदर भ्रूण जो पल रहा है उस भ्रूण को हम
किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं करें, उसकी जांच नहीं करवाएं कि यह लड़का है कि लड़की है, या किसी अन्य प्रकार से उसको हम जो कि है कि वह नष्ट नहीं करें। लेकिन अब उसमें सेक्शन 3 जो पीसीपीडी पीएनडीटी एक्ट 1994 का सेक्शन 3 हमको कहता है कि रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर किसी महिला का जीवन बचाने के लिए, सेविंग ऑफ द लाइफ, किसी महिला का जीवन बचाने के लिए उस गर्भ में पल रहे शिशु को जो कि है कि ख़त्म करने की, मारने की अनुमति दे सकते हैं। लेकिन उसमें भी लिखित सहमति उस महिला की है, बिना किसी दबाव के है, तो कई सारे उसमें प्रोविजंस हैं। तो कुल मिलाकर के हम ये समझेंगे कि जहाँ स्पेशल लॉ है वह लॉ जनरल लॉ पर प्रिवेल करेगा और स्पेशल लॉ के प्रावधान लागू होंगे। लेकिन दोनों में मतभेद की स्थिति है, तो उस अवस्था के अंतर्गत हम जनरल लॉ के जो प्रोविजंस हैं उनको लागू करेंगे। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम आती है, क्योंकि लॉ जब बनाई जाती है तो उसको जितनी भी सारी लॉ हैं, जितनी भी सारी कस्टम्स हैं, उनको देख करके ये देखा जाता है कहीं आपस में प्रोविजंस क्लैश तो नहीं हो रहे। इस प्रकार से जो कि यही विधि का निर्माण किया जाता है। और लॉ की डेफिनेशन तो सेक्शन 13 जो आर्टिकल 13 कॉन्स्टिट्यूशन का है उसके अंतर्गत जो कि यह दे रखी है। इस प्रकार से हम आज की कक्षा में हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा, सेक्शन 1 में जॉब टाइटल एंड कमिशमेंट पढ़ा, सेक्शन 2 के अंतर्गत पढ़ा कि भारत के भीतर कोई व्यक्ति अगर कार्य करता है, प्रत्येक व्यक्ति जो कि यह दोषी होगा। और सेक्शन 3 में पढ़ा भारत से बाहर लेकिन भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय है। सेक्शन 4 के अंतर्गत पढ़ा हमने राज्य क्षेत्रातीत अपराध यानी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। और सेक्शन 5 में पढ़ा कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम का प्रभाव नहीं डाला जाना। इस प्रकार से हमने आज ये पढ़ा। आगे की जो क्लास है उसमें हम डेफिनेशन क्लोज पढ़ेंगे कि आईपीसी में जो डेफिनेशन क्लोज दे रखा है सेक्शन 6 से लेकर के सेक्शन 52 तक, स्पष्टीकरण का जो दे रखा है उसमें शब्दों को स्पष्ट कर रखा है कि इस शब्द का अर्थ ये लगाया जाएगा। तो हम आगे की कक्षा में वो पढ़ेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।